चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक चौकीदार हूँ और यहाँ के 2 मोहल्ले मेरे पास हैं। हर रोज़ रात को 8 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके बाद सुबह 6 बजे यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन मुझे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान लगता है। एक तो मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं। रात को 12 बजे सोते हैं तो पहले घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, किसी ना किसी के साथ बातें करना, सैर करना और मोहल्लों में घूमते रहना। 12 बजे सब सो जाते हैं। उसके बाद 4 बजे कुछ लोग उठते हैं जो सैर करने के लिए सुबह सुबह घूम रहे होते हैं। फिर उनके साथ बातें करने लगता हूँ। समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं काम को अच्छे तरीके से नहीं करता। मैं पूरी रात घूमता हूँ, देखता हूँ कोई अनजान यहाँ किसी घर में चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कोई अनजान मुझे यहाँ चौराहे पर नजर आ जाए ना, मैं पीछा करने लगता हूँ और पूछता हूँ आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। फिर क्या, जिनके मन में चोर होता है वो तो डर कर भाग जाते हैं। और सुबह मैं पुलिस को बताता हूँ कि ऐसे थे कुछ लोग जो मैंने उन मोहल्लों में देखे। ऐसे पिछले 5 सालों से इन मोहल्लों में मैं काम करता आ रहा हूँ। अब तक एक भी चोरी नहीं हुई है। इसीलिए पुलिस वाले भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। और मुझे मेरा काम सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, अच्छा मानते हैं। और दिन के वक्त, जब सुबह के वक्त बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी करता है कि मैं उनके साथ खेलूँ। और बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो मुझे भी अपने साथ खिला लेते हैं, मैं भी खेलने लगता हूँ। कुछ बच्चे घर से जो बना हुआ होता मुझे खिलाते हैं, प्यार करते हैं मुझे, कहते हैं चौकीदार अंकल आप भी खेला कीजिए ना, रात के वक्त भी हम खेलते हैं 8-9 बजे तक। मैं उन्हें कहता हूँ मुझे काम भी करना होता है। देखो, अगर मेरा मन करे तो पूरा दिन खेलता रहूँ, लेकिन काम की मजबूरी होती है। रात को जागता हूँ तो दिन के वक्त थकान होती है, थोड़ा ही समय निकाल पाता हूँ। बच्चों के चेहरे देखकर सच में अपने काम से प्यार सा हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे इस शहर में जो आपदा आई है वो बड़ी भयानक लग रही है। 4 बच्चे गायब हो चुके हैं और पुलिस वाले उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पता ही नहीं चल पा रहा बच्चे गए तो कहाँ गए। शहर भले ही बड़ा है लेकिन 4 बच्चे गायब हो गए। किडनैपर मांग भी नहीं कर रहे, किसी को नहीं पता बच्चे जिंदा हैं या नहीं। और अब पता लगा है कि आसपास के गांव हैं, वहां से भी 12 बच्चे गायब हो चुके हैं। किडनैपर बच्चों को उठा रहे हैं, ले जा कहां रहे हैं। पुलिस वाले पिछले 2 महीने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं भी रात के 8 बजे उस मोहल्ले में पहुंचा था क्योंकि दिन के वक्त बीमार होने के कारण मैंने दवाई खाई थी तो नींद खुली ही नहीं। लेकिन काम पर सही समय पर मैं पहुंच जाया करता था। रात के वक्त भीड़ देखकर मैं हैरान हो गया। एक घर के आसपास बहुत लोग खड़े थे। मुझे लगा कुछ बुरा तो नहीं हो गया, दिन के वक्त चोरी तो नहीं हो गई। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, एक पुलिस वाले से मैं बात करने लगा कि आखिर क्या हुआ है, पुलिस वाले यहाँ क्यों हैं, कोई हादसा हो गया। उस पुलिस वाले ने कहा इनका बेटा घर नहीं आया, सुबह से ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अंकित। पुलिस वाले ने कहा तुम जानते हो। मैंने कहा हाँ हाँ, दिन के वक्त मैं उसके साथ खेला करता था। यहाँ सभी बच्चे भीड़ बनाकर वो पेड़ के नीचे क्रिकेट खेलने लगते हैं। मुझे अंकित सबसे ज़्यादा पसंद था, मेरे लिए खाने की चीज़ें लेकर आता था। लेकिन वो सुबह से घर नहीं आया तो कहाँ गया। पुलिस वालों का मानना था कि उसे भी किसी ने किडनैप किया है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरे अपने बेटे की तरह था,
सच में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा, देखिए, पूछने की कोशिश कीजिए, पता करने की कोशिश कीजिए। अगले 2 दिनों तक तहकीकात जारी रही। स्कूल से घर आते वक्त वो बच्चा कहाँ चला गया किसी को पता नहीं लगा। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, रास्तों पर लगे कैमरे चेक किए गए। एक खास जगह पर वो गया था, लेकिन उसके बाद आगे वाले सीसीटीवी फुटेज में वो आया ही नहीं। उस जगह से कोई उठाकर ले गया। 2-3 गाड़ियां निकली थी, लेकिन वो गाड़ियां चलाने वालों के घर जाकर भी पुलिस वालों ने अच्छे से तफ्तीश की थी, लेकिन उस बच्चे को भी ढूंढा नहीं जा सका। पुलिस वाले 2 महीनों से लगे हुए हैं, एक क्लू तक नहीं मिल पा रहा है। और इस बार मुझे ऐसा लगा था, धिक्कार है मुझे अपने काम पर। जहां की चौकीदारी मैं करता हूं, वहां पर एक बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया। मुझे लग रहा था अगर इसमें मैं पुलिस वालों का कोई हाथ बटा पाऊं तो अच्छा रहेगा। मैंने एक पुलिस वाले से बात की थी, क्या आपकी मदद मैं कर सकता हूं? मैं भी लोगों के घरों में जाकर बात करने की कोशिश करूंगा। किसी ना किसी ने अंकित को देखा होगा ना, क्या मैं पूछ सकता हूं? उस पुलिस वाले ने कहा, बिल्कुल, देखो, हम खुफिया तरीके से तफ्तीश करते हैं। फाइल में क्या लिखा होता है हम तो तुम्हें बता नहीं सकते, लेकिन अगर तुम खुद से कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा पता लगता है जो तुम्हें लगता है कि हमारे काम आ सकता है तो हमें ज़रूर बताना। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर क्या, वो रात तो चौकीदारी का काम मैं करता रहा, लेकिन दिन के वक्त मैं तफ्तीश करना चाहता था। अंकित के घर गया मैं, उनके माँ बाप से बात करने लगा, अच्छे से पूछताछ कर रहा था और वो भी घबराए हुए। सब कुछ बोला उन्होंने कि सुबह सुबह अंकित स्कूल जाया करता है, दोपहर को चलकर स्कूल से घर आ जाता है। इस बार भी वो स्कूल से तो निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा, रास्ते से किसी ने किडनैप कर लिया। वैसे कई जगह ऐसी होती है जहां वो दोस्तों के साथ जाता है, लेकिन वो अकेला कहां पर हुआ कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। वहां है तो कई गलियां, लेकिन किसी न किसी ने तो देखा होगा कि बच्चा कहां गया। मैंने उनसे पूछा कौन सी गलियां, वो कहां कहां से निकल कर आता है। जितने घर हैं मैं हर एक घर में जाकर पूछताछ करूंगा। अंकित मेरे बेटे की तरह ही था। फिर क्या, स्कूल से घर आने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता था अंकित को। कह सकते हैं कि 700 से 800 मीटर दूर था वो स्कूल, ज्यादा दूर भी नहीं था। चलकर स्कूल से वो घर आता था। रास्ते में कई गलियां पड़ती हैं, एक भी गली सुनसान नहीं थी। सभी गलियों में घर हैं और उन घरों में लोग भी रहते हैं। अगर कोई अंकित को पकड़ने की कोशिश करता, जबरदस्ती करता, तो वो चिल्लाता, चीखता। ऐसी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी और पूरा दिन उन घरों में मैं पूछताछ करता रहा। चिल्लाने की आवाज, चीखने की आवाज, ऐसी कोई आवाज आपने सुनी हो? अंकित के स्कूल में जाकर बाकी बच्चों से मैंने पूछताछ की कि तुमने अंकित को कहां तक देखा। उन्होंने भी वही बताया था कि कई जगह तो हम इकट्ठे ही जाते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और उसने रोते रोते कहा था कि मैं जल्दी घर जाना चाहूंगा, अब तुमसे बात नहीं करूंगा। बच्चों में झगड़े तो होते हैं, लेकिन बस अपने दोस्तों से कुछ समय के लिए अंकित दूर हुआ था। यकीनन जो किडनैपर होते हैं ऐसा तो नहीं कि खड़े होते हैं, कोई बच्चा करीब आया उठाकर ले गए। पहले वो रेकी करते हैं, अच्छे से जानते हैं कौन सा बच्चा क्या करता है, अमीर है, गरीब है, किस रास्ते से आता है। पक्की बात है इस रास्ते पर वो खड़े रहते होंगे, देखते रहते होंगे। तो मैंने घरों में जाकर लोगों से पूछा, आपको कोई शक्की आदमी मिला जो यहाँ पर खड़ा रहता है, काफी लंबे समय तक बच्चों को घूरता रहता है? और यहाँ पर मुझे एक आदमी का नाम बार बार सुनने को मिला। एक नशेड़ी सा है, यहां पर एक बड़ा सा झूला लेकर बैठा रहता है। मुझे शक हुआ, बड़ा झूला तो उसने कुछ सुंघा दिया होगा, अंकित को झूले में डाल लिया होगा। अब जो कबाड़ का काम करते हैं वो कुछ ना कुछ उठाए थैले में घूमते रहते हैं। अंकित को बेहोश करके थैले में डाल लिया होगा, किसी को शक तक नहीं हुआ। और बीच में छोटी छोटी गलियां भी है, वहां से निकलने का रास्ता भी है। पुलिस वाले सोच रहे थे ऐसी जगह होगी जहां से गाड़ी निकल सकती होगी, तो गाड़ी में डालकर ही किडनैप किया होगा। ऐसे बच्चे को कोई उठाकर लेकर जाएगा बाइक पर तो कोई ना कोई देख सकता है, लेकिन पुलिस वालों को शक हुआ ही नहीं।
एक फैंसी मिस्टीरियस पैलेस में मिले कुछ सीधे साधे लोग और शुरू हुआ एक प्यारा सा खेल। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मूथ एंड फैंटास्टिक। अगर ऐसा कोई इंसान झोले में डाल कर ले जाए, थैले में डाल कर ले जाए, शक तक नहीं करेगा कोई। मैंने उन लोगों से पूछा वो कैसा दिखता है, क्या दोबारा मैं उसे देख सकता हूं, क्या पहले यहां हुआ करता था, कितने समय से आता है। उन्होंने कहा पिछले कई सालों से वो यहां घूमता रहता है, बच्चों से मांगता रहता है। बस फिर क्या था, दिन के वक्त जब बच्चों को छुट्टी हुई मैं उन गलियों में घूमने लगा, ढूंढने लगा किसी ऐसे आदमी को जो बड़ा सा झूला लेकर यहां पर बैठा रहता हो। 2 दिन मैंने वहां पर बिताए और तीसरे दिन मुझे वो आदमी मिल गया। जब मुझे एक घर से एक औरत ने आवाज लगाकर कहा, वो देखो ये वही वाला है, आप पूछ रहे थे ना। बस फिर क्या, मेरी नजर उस तरफ पड़ी। भले ही वो कबाड़ का काम करता था, बड़ा थैला लेकर घूमता रहता था, लेकिन आज उसने थोड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मुझे शक हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं, घर वालों से फिरौती नहीं मांगते, बच्चों को बेच देते हैं। यकीनन ये ऐसा कुछ करता होगा, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या, मैं उसके पीछे भागा और मुझे अपनी तरफ आते हुए देख शायद वो घबरा गया। उसने अपना थैला वहां पर फेंका और फिर जो वो भागा। मैं उसका पीछा कर रहा था क्योंकि अंकित को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। बस उसे सड़क के किनारे मैंने घेर लिया। मैं मुक्कों की बारिश उसके चेहरे पर कर रहा था क्योंकि उसे निढाल करना था। तगड़ा था, वो बचना चाहता था, मुझे धक्का दे रहा, मेरा गला घोंट रहा, लेकिन मैं उस पर हावी हो चुका था। जानता था आज मेरे हाथों से ये बच गया, ये गायब हो जाएगा, मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा और अंकित को ढूंढना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। पकड़ लिया उसे, जकड़ लिया उसे, खंबे के पास एक रस्सी के सहारे बांधा और उसके बाद मैं पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उससे पूछना चाहता था, बता जरा अंकित कहाँ है, देख सच सच बता दे, पुलिस आएगी तो बहुत पीटेगी। उसने कहा, कौन अंकित? तुम मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोई लड़का मेरे पास है? मैंने कहा, देख तू चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे पुलिस को मैंने बुला लिया है, पुलिस आती होगी, उससे पहले पहले कबूल कर ले, देख मैं तेरी मदद करूंगा। बच्चे कहाँ पर हैं, अंकित कहाँ पर है? उसने कहा, मुझे नहीं पता अंकित, और पुलिस को मत बुलाओ भाई, पुलिस को मत बुलाओ, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। वो मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन पुलिस से डर रहा था। मुझे लगा ये मुझसे नहीं डरेगा, पुलिस के खौफ से सब कुछ सच उगलेगा। पुलिस वाले कुछ ही समय में वहां पर पहुंच चुके थे। फिर क्या, पुलिस वालों ने उसे खोला और फिर एक पुलिस वाला मेरे पास आकर कहने लगा, पूरी बात बताओ। अभी तो वो औरत ने फ़ोन किया है, उसने कुछ बताने की कोशिश की, थोड़ी हकला रही थी, तुम बताओ तुम्हें कैसे लग रहा है कि अंकित को इसने उठाया होगा? मैंने उन्हें पूरी बात बता दी कि ये वहीं पर थैला लेकर बैठा रहता है। अगर मान लो कि इसने अंकित को कुछ सुंघाया, थैले में डाला और पतली गलियों से निकलकर ये अंकित को दूर ले गया, तो आप कौन सा ढूंढ पाएंगे? जो मैं सोच रहा था, पुलिस वाले उस बात को मान गए। फिर क्या, लॉकअप में जब उसकी थोड़ी सी पिटाई हुई, उसने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये मानने को तैयार था ही नहीं कि उसने अंकित को उठाया है या किसी और बच्चे को उठाया है। उसके थैले में नशीली चीज़ें थी, वो बच्चों को कई बार नशीली चीज़ें दिया करता था, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ये नशीली चीज़ें बेचा करता था। इसीलिए वो ऐसे कबाड़ी बनकर थैला लेकर वहाँ पर बैठा होता ताकि बच्चे उसे रुपए दे और बदले में वो नशीली चीज़ें उन्हें दे। पुलिस वालों ने बहुत पीटा और वो ये तो मान गया कि वो नशा तस्करी करता है, लेकिन बच्चे कहाँ पर है उसे नहीं पता था। और पुलिस वालों ने मुझे कहा, रवि देखो, वैसे तो उसको बहुत पीटा है और हम समझ जाते हैं कब कोई झूठ बोल रहा है, कब कोई सच बोल रहा है,
ये वहाँ बैठता था नशा बेचने के लिए, लेकिन बच्चों को उठाने में इसका हाथ नहीं हो सकता। घर चेक कर लिया, जान पहचान वालों से पूछ लिया, हर तरह की जानकारी हमने जुटा ली, इसके खिलाफ और कोई सबूत मिल नहीं पा रहा है। इतना ज़रूर है, इसे 1-2 साल के लिए जेल ज़रूर भेजेंगे, जेल से बाहर नहीं निकल सकता ये। लेकिन ये अंकित जो गायब हुआ है या बच्चे गायब हुए हैं, उसमें इसका हाथ तो नहीं हो सकता। फिर क्या, मैं मायूस हो गया था, लेकिन मैं हिम्मत छोड़ने वाला नहीं था। मैंने अपनी तफ्तीश जारी रखी। अब मुझे लगा उन लोगों के घरों में जाना होगा जिनके बच्चे गायब हुए हैं। पक्का उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिलेगा जो अंकित के साथ जुड़े और कुछ पता लग पाए। पहले तो पता करता हूँ कितने बच्चे गायब हुए हैं जो ऐसे ही स्कूल से घर आते वक्त या शाम को खेलते वक्त उनकी किडनैपिंग हुई है। इसीलिए मैं हर एक घर में गया, पूरा दिन लगा दिया मैंने। गांव में गया, शहर में गया, बहुत बच्चे थे जो गायब हुए थे, कम से कम 30 बच्चे, और मेरी आंखें खुल गईं। जितने आगे के गांव में मैं जाता उतना पता लगता कि उससे आगे भी कुछ गांव में बच्चे गायब हुए हैं। आगे वाले शहरों में भी ऐसा कुछ हो रहा है। पिछले कुछ समय से बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन फिरौती मांगी नहीं जाती, और बच्चे कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं लगता। इसीलिए मैं बस कॉमन चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहा, यानी जितना दूर मैं जाता जाऊंगा बच्चों की जानकारी मिलती जाएगी, लेकिन सबूत एक भी नहीं मिलेगा। हर जगह जहां बच्चे गायब हुए वहां पर एक भी सबूत नहीं मिला, एक भी गवाह नहीं मिला। कई जगह पर बच्चे गायब हुए, उन्हें किडनैपर्स ने किडनैप किया था और बदले में फिरौती मांगी, लेकिन बच्चों को फिरौती मिलने के बाद रिहा कर दिया गया और उन किडनैपर्स को भी पकड़ा जा चुका था। उन्होंने ये वाली किडनैपिंग नहीं की थी जिसमें ना कोई फिरौती मांगता है, ना बच्चे को छोड़ा जाता है। बच्चे कहाँ जाते हैं? मैं कॉमन बातों को मिलाना चाहता था, और रात को भले ही मैं घूम रहा था अपने मोहल्ले की गलियों में, हाथ में कागज, एक हाथ में टॉर्च, डायरी पर लिख रहा था। नाम एक जैसे नहीं हैं, उम्र भी बच्चों की एक जैसी नहीं है। क्या चीज़ है जो एक समान है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं जानना चाहता था वो शक्की लोगों के बारे में जो इन बच्चों के आसपास देखे गए। 2 दिन लगाए मैंने, हर एक स्कूल में गया जहां से बच्चे गायब हुए थे। मैंने टीचर से पूछा, उन बच्चों के दोस्तों से पूछा, क्या किसी पर तुम्हें शक है जो आसपास उन बच्चों के घूमा करता था, जो बड़ा अजीब हो, जो कुछ खाने को देता हो या लालच देता हो कि यहाँ चलो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ऐसा कुछ? कई बच्चे कुछ लोगों पर शक कर रहे थे। मैंने उनसे भी पूछताछ की। पुलिस वाले को मैंने साथ लिया। पुलिस वाले अच्छे थे, वो खुद इस पर तफ्तीश कर रहे थे, तो मैंने उनकी मदद ली। उन्हें लगा कि मैं असल में उनकी मदद कर रहा हूँ। कई जगह वो मुझे साथ लेकर गए। पुलिस वाले, क्योंकि मैं चौकीदार था, तो मुझ पर भरोसा करते थे और मैं उनकी मदद करना चाहता था। लेकिन उन लोगों को पकड़ने के बाद, सख्ती से पूछने के बाद भी इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हमारे काम का हो। Amazon पे बिल पेमेंट्स का स्मार्टर वे। जब कोई काम करने का एक स्मार्ट तरीका मिल जाए तो लगता है यार ये। मैं निराश हो चुका था, लेकिन अब मुझे लगा मैं क्यों ना उन बच्चों के घर जाकर देखूं, डायरी में चेक करूं, वो बच्चे किसी से मिल रहे होंगे, या हो सकता है किसी ने कोशिश की हो, कोई बच्चा पहले बचा हो। मैं उन बच्चों के घर गया, एक एक करके उनके घर में पड़े खिलौने देख रहा, समानता जानने की कोशिश कर रहा था। किसी ने डायरी रखी थी, किसी ने नहीं। कोई बच्चा कुछ लिखा करता था, कोई नहीं लिखा करता था। समानता मिल ही नहीं रही। लेकिन 4-5 बच्चों के घर जाने के बाद मुझे एक समानता मिली और मैं यकीन ही नहीं कर पाया। हर एक बच्चे के घर में एक लाल गुड़िया पड़ी हुई थी, बिल्कुल एक जैसी। वो लाल गुड़िया देखते ही 5वें बच्चे के घर मैंने कहा, ये लाल गुड़िया यहाँ पर क्यों है? मैंने बाकी बच्चों के घर भी देखी, जितने बच्चे गायब हुए हैं ये लाल गुड़िया उनके घर में आस-पास कमरे में कहीं ना कहीं पड़ी हुई मुझे नजर आ ही जाती है। परिवार वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हर एक परिवार में मैंने पूछा और उन्होंने यही कहा, स्कूल से कहीं लेकर आया था बच्चा। लड़कियां भी गायब हुई थी, लड़के भी गायब हुए थे। लाल रंग की गुड़िया जितने बच्चे गायब हुए हर एक के घर में थी।
एक गुड़िया उठाई मैंने। उसके बाद अलग अलग परिवार के लोगों से पूछा मैंने, इसके बारे में जानते हैं? पता किसी को नहीं था, लेकिन मान सब रहे थे, हाँ ये घर में पड़ी देखी है उन्होंने। अंकित के घर में भी वैसी गुड़िया पड़ी थी और उस गुड़िया को देखते ही परिवार वालों से मैंने खुलकर बात की और कहा, मुझे लगता है ये गुड़िया जिसने अंकित को दी है वो हो सकता है पहले से तैयारी कर रहा था कि वो अंकित को किडनैप करे। फिर क्या, मैंने और बच्चों के घर जाकर लाल गुड़िया ढूंढने की कोशिश की जो किडनैप नहीं हुए थे, लेकिन अकेले स्कूल से घर आया करते थे। किसी के पास वैसी लाल गुड़िया नहीं थी। ये लाल गुड़िया सिर्फ उन्हीं घर में थी जहां से बच्चे गायब हुए थे। एक क्लू तो मिल गया मुझे, लेकिन ये क्लू मैंने पुलिस वालों को बताया। वो इसे क्लू नहीं मान रहे थे, वो इसे एक संयोग मान रहे थे, लेकिन मैं इसे क्लू मान रहा। अब मुझे ये पता लगाना था ये गुड़िया कहाँ से बनती है, कौन बेचता है इसे। शहर में कई खिलौने वालों के पास गया मैं, जो बड़े डीलर थे उनसे पूछा, किसी को भी उस गुड़िया के बारे में नहीं पता था। एक तो वो गंदी सी गुड़िया थी, ऐसा लग रहा था कोई घर में उस गुड़िया को बनाता है। सिलाई अच्छी नहीं थी, जल्दबाजी में बनाई गई वो लाल रंग की गुड़िया थी, लेकिन कपड़ा एक समान। तो मैंने उस कपड़े की जानकारी ली। शहर में कपड़ा विक्रेता बहुत ज़्यादा थे, हर किसी के पास वैसे कपड़े थे। औरतें वैसे कपड़े पहनती हैं, साड़ी में इस्तेमाल होता है, सूट बनवाती हैं। तो ऐसा कपड़ा बहुत ज़्यादा बार बेचा जा चुका था। तो जिसने किडनैप किया होगा उसके पास तो बड़ी आसानी से यह कपड़ा पहुंच गया होगा। तो अब मैं और क्लू कहाँ से ढूंढूं? भले ही ये एक बड़ा क्लू था, लेकिन ये कहीं तक मुझे ले जा नहीं रहा था। मैंने जितने बच्चे गायब हुए थे उनके दोस्तों से ये पूछा कि ये लाल गुड़िया क्या तुमने पहले कभी देखी है? उन बच्चों के दोस्तों तक को पता नहीं था ऐसी लाल गुड़िया के बारे में। दोस्तों को तो पता होता है ना, बच्चों को पता होता है ऐसी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। मैंने उन सब स्कूल के आसपास जितनी भी खिलौने की दुकानें थी वहाँ से उस गुड़िया के बारे में पता किया। कहीं से कुछ पता नहीं लग पा रहा था, तो वो गुड़िया को मैं हाथ में रखता, बच्चों से जब बात कर रहा होता। और एक दिन अचानक मेरी नज़र पड़ी, एक आदमी जो खिलौने, टॉफ़ी, ऐसी चीज़ें एक लकड़ी के लंबे डंडे पर लटकाए हुए बच्चों को बेचने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर एक लाल गुड़िया भी थी, ऊपर टंगी हुई। बच्चे पसंद कर रहे थे चीज़ें जो लेना चाहते हैं। फिर मैं उस आदमी का पीछा करने लगा, छिपकर उसका पीछा करता रहा। शाम को 6 बजे तक वो गलियों में घूमता रहा, चीज़ें बेचता रहा। मैं उस पर पूरी तरह शक किए हुए था, लेकिन कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया जिससे मैं उसे पकड़ूं और उससे पूछूं। जब अंधेरा होने को आ गया, वो घर की तरफ बढ़ रहा था। जब वो अपने घर तक पहुंचा, वहां पर मैंने उसे दबोच लिया। फिर क्या, मैंने उसे पकड़कर कहा, सच बता बच्चे कहां पर हैं? वो घबरा चुका था, लेकिन उसने कहा, बच्चे? कौन से बच्चे? मैंने ज़बरदस्ती की, थोड़ा पीटने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने पूछा, तो बता ये लाल गुड़िया तेरे पास कहाँ से आई? तू बेचता है ना इसे, बच्चों को देता है, बता ये लाल गुड़िया कहाँ से लेता है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लाल गुड़िया उस काले कपड़े वाले ने दी थी। वो सूट बूट पहने हुए आदमी, काफ़ी अमीर था। उसने कहा, ये ले, ये किसी बच्चे को दे दे जो तुझे पसंद हो। तो अच्छी तो थी नहीं, मुझे लगा जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। मैंने कहा, काले कपड़े में कैसा दिखता था? उसने कहा, पता नहीं, उसने मुंह ढक रखा था और कह रहा था गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे मुझे 100 रुपए दिए और कहा, तुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, इससे कुछ ठंडा खा लेना। बस ये गुड़िया दी और कहा, ये गुड़िया उसने हाथ से बनाई है और किसी अच्छे बच्चे को देना जो तुम्हें पसंद आए। बस फिर क्या, मेरा दिमाग खनकने लगा था। मैंने पूछा उससे, वो आदमी कैसा दिखता था, डील डॉल कैसा था? उसने कहा, उसका कद 6 फुट था, उम्र 40 या 50 के बीच होगी। चेहरा वो देख नहीं पाया, लेकिन
उसके थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल थे। मैंने पूछा कहाँ पर मिला था वो। उसने वो जगह दिखाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गाड़ी से आया है, बाइक से आया है। मैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहता था। मैंने पुलिस को बताया। पुलिस वाले भी इस थ्योरी पर यकीन नहीं कर रहे थे। गुड़िया वाली थ्योरी वो मान नहीं रहे और बिना उनकी मदद के सीसीटीवी फुटेज में चेक नहीं कर सकता था। अगर कोई मेरी मदद कर दे, मैं ये पता कर लूँ वो आदमी कौन था। आगे जाकर चेहरे से कपड़ा तो उसने उतारा होगा ना। फिर क्या आसपास के घरों में मैंने हाथ जोड़े, पाँव पड़ा और कहा, देखिए गली की वो फुटेज मुझे देख लेने दीजिए, एक बच्चे की जान बच सकती है। और वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे वो फुटेज देखने दी। उसमें मैंने ढूंढ निकाला काले कपड़े पहने वो आदमी जिसने मुंह को ढका हुआ, लेकिन बस एक झलक। उसके बाद जैसे कैमरा काम ना कर रहा हो, ग्लिच होने लगा। वो वीडियो में ग्लिच ही ग्लिच थे। जितने घरों की वो वीडियो चेक की, जैसे ही 1 सेकंड के लिए वो नजर आता, चेहरा अच्छे से देख पाता, उससे पहले पहले वीडियो में ग्लिच थे कि उसे अच्छे से देखा नहीं जा सकता था। जैसे उसने कोई जैमर रखा हो कि उसकी वीडियो कोई बना ही ना सके। ये तो गड़बड़ है। कोई हाईटेक आदमी लगता है, उसके पास गैजेट्स होंगे ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। तभी तो सीसीटीवी फुटेज में उसके बारे में कोई ढूंढ नहीं पाया है। अब मैं क्या करूं? अब मैं किससे बात करूं? किसी को बताऊंगा तो वो इस पर यकीन नहीं करेगा। अब मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता था काले कपड़ों में, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसीलिए मैंने जब इस थ्योरी के बारे में पुलिस वालों को बताया, उन्होंने नकार दिया। कोई मेरा साथ देना नहीं चाहता था, और कोई काले कपड़ों में अगर नजर आ जाए उससे ऐसे ही पूछताछ नहीं की जा सकती। मैं तो ढूंढना चाहता था बच्चों के स्कूल के आसपास ऐसे कई खिलौने वाले थे जिन्होंने उस लाल गुड़िया को देखा था। हर बार कोई ना कोई काले कपड़ों पे उन्हें यह गुड़िया देकर गया, और हर बार ऐसे ही कि किसी बच्चे को दे देना। घूम घूम के घूम घुमा के सर्कल बना के, घूम घूम के घूम घुमा के सर्कल बना के, इडली विडली पिज्जा घुमा के, लहंगा वहंगा सब कुछ घुमा के, find it। और उन खिलौने वालों ने जिस जिस बच्चे को लाल गुड़िया दी थी, वही बच्चे तो गायब हुए हैं। यानी गुड़िया से रिश्ता है। गुड़िया देकर कोई कुछ तो करता है, लेकिन बच्चे जब गुड़िया दी तब गायब नहीं हुए, बहुत लंबे समय बाद गायब हुए। आखिर ऐसा कैसे? कैसे पहचान होती है? गुड़िया के अंदर कोई चिप नहीं लगी थी, कुछ नहीं था, तो मेरी समझ से सब कुछ बाहर। लेकिन मैं उस काले कपड़े वाले को ढूंढने लगा था, और मुझे मदद मिली खिलौने बेचने वालों से। मैंने 500-500 रुपये उन्हें दिए थे। अगर वो आदमी दोबारा कभी भी नजर आए तो मुझे बताना, और शाम को मैं उनसे रिपोर्ट मांगता। 3 दिन बाद मुझे पता लग गया कि वो आदमी किस स्कूल के आसपास 2-3 बार देखा गया, और अगले दिन मैं वहां पर घूमने लगा और एक खिलौने वाले ने मुझे इशारा कर दिया। सब वो देखो, मुंह ढका हुआ है, गर्मी के कारण छतरी लेकर खड़ा है। वो आदमी है जिसने हमें गुड़िया दी थी। बस फिर क्या, अब मैं सीधा जाकर उससे पूछ नहीं सकता था। अगर वो मुकर गया फिर मैं क्या करूंगा, और वो सतर्क भी हो जाएगा। मैं उसे सतर्क होने देना नहीं चाहता। अगर मैं उसके आसपास रहूं, देखूं, जब वो बच्चे को उठाए तब मैं आसानी से उसे पकड़ सकता हूं। ये भी देख लेता हूं उसकी गाड़ी कौन सी है, बच्चे को उठाकर कैसे लेकर जाता होगा। गाड़ी में तो डालता ही होगा, कोई उसे देखता तक नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इंतजार किया। उस दिन तो उसने किसी बच्चे को पकड़ा तक नहीं, छुआ तक नहीं, दूर से बस कुछ घंटे के लिए देखता रहा। फिर उसकी एक गाड़ी थी, काले रंग की सिडान गाड़ी, जो उस जगह से 2 किलोमीटर दूर थी। वो चलकर एक बार ऑटो रिक्शा पकड़कर उस गाड़ी तक गया। शक तो उस पर तभी हो गया क्योंकि कोई आदमी गाड़ी दूर लगाकर उस जगह क्यों आएगा, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन बच्चे को इतनी दूर कैसे लेकर जाता होगा? क्या बच्चे को ऑटो में डालकर लेकर जाता होगा? मैं ऑटो वाले से बात भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसकी गाड़ी का पीछा किया।
वो गाड़ी शहर के बाहर गई थी। एक गांव के पास एक बड़ी हवेली थी। वहां पर एक अमीर आदमी रहता था और उस जगह वो गाड़ी गई। बिल्कुल खाली सी जगह थी क्योंकि उसने आसपास की ज़मीन को भी खरीद रखा था। बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था और कहते हैं खिलौनों का काम करता है। उसकी किसी और शहर में बड़ी फैक्ट्री है और भी कई काम हैं। मैंने आसपास लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन आसपास के इलाके को उसने खरीद रखा था। घर तो बने हुए थे लेकिन उन घरों में कोई रहता नहीं था। इतने ज़्यादा घर खरीदे हैं, बेचा नहीं, ना किराए पर देता है। अकेलापन उसे पसंद है। समझ भी पा रहा था अकेलापन क्यों पसंद है। बच्चों को किडनैप करके किसी न किसी घर में रखता होगा। 2-3 घरों के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले को ये बताऊंगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। सबूत इकट्ठा करता हूं। सबूत कैसे ढूंढूं? उस बड़ी हवेली के अंदर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं तब उस हवेली के अंदर घुसूंगा जब आसपास कोई ना हो। इतनी बड़ी हवेली, रहने वाला अकेला, और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया उसने। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कोई ऐसा इंसान ही करेगा जो गलत काम करता है और नहीं चाहता कि फुटेज घर में भी आए ताकि कोई उसका इस्तेमाल कर सके। बस फिर क्या, दिन के वक्त उस घर के आसपास घूमने लगा छिपकर। जब वो आदमी गाड़ी लेकर निकला, मैं जानता था कुछ घंटों के लिए वो जा रहा है और पीछे से उस हवेली के अंदर घुसना मेरे पास आखिरी रास्ता था। बड़ी दीवार फांदकर आगे वो बड़ा गार्डन था जिसमें पौधों की कटाई अच्छे से नहीं की गई थी, साफ सफाई नहीं थी, लेकिन हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी। आगे वाला दरवाज़ा बंद था। खिड़की से मैं अंदर घुसा। अंदर घुसते ही किसी अमीर का घर ऐसा नहीं होता। पुराना फर्नीचर, बड़े शेल्फ लगाए गए थे कमरों के अंदर। बेड नहीं था, शेल्फ ही शेल्फ, खिलौने ही खिलौने, खिलौने ही खिलौने। वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा था। लेकिन कोई बेडरूम के अंदर शेल्फ क्यों लगाएगा? बेड कहीं पर नहीं था। इतनी बड़ी हवेली में एक भी बेड नहीं, तो बेडरूम कहा ही नहीं जा सकता। बस गुड़िया ही गुड़िया, गुड़िया ही गुड़िया। कुछ अच्छी लग रही, कुछ बड़े अजीब तरीके से बनाई गई। सारी की सारी गुड़िया मोम की बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। अजीबोगरीब फुसफुसाने की आवाज़ें। मुझे लग रहा था कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई वहाँ पर था नहीं। मुझे डर था कोई मुझे पकड़ ना ले। यह आदमी ने बच्चों को किडनैप किया है, लेकिन रखा कहाँ पर होगा? मैंने हर एक कमरे में जाकर जो भी चीज़ पड़ी उसके नीचे देखा। कोई तहखाना तो नहीं। आसपास के घर में चेक करूँगा बाद में, पहले यहाँ तो देख लूँ। छत तक देखी। गार्डन में छुपा हुआ रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। लेकिन मुझे उस आदमी पर पूरा शक था। हर एक क्लू उसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं सबूत कैसे ढूंढूं? सबूत के लिए कुछ अलग तो करना होगा, ये मैं जानता था। मुझे रात होने का इंतज़ार करना होगा, छिपकर यहाँ रहना होगा। वो बाहर से आएगा तो किसी न किसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा उस जगह जाने के लिए जहाँ उसने बच्चों को छिपाया होगा। उस हवेली से निकलकर मैंने आसपास के घरों में देखा। बच्चों की आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी, लेकिन हवेली के अंदर फुसफुसाहट की आवाज़ ज़रूर आ रही। मैंने आवाज़ लगाई, कोई ना कोई तो होगा जो छिपा हुआ होगा, लेकिन नहीं, कोई रास्ता नहीं। कहीं भी बच्चों की हल्की सी आवाज़ नहीं आई। फिर थोड़ा सा अंधेरा हुआ। अंधेरे में जो मैंने देखा, मैं उस पर कैसे यकीन करता? मुझे वो गुड़िया हिलती हुई नजर आई। एक गुड़िया ने पलकें भी झपकी थी। जब मैं डरकर बाहर वाले दरवाजे के पास था तो दरवाजे के पास मैंने एक गुड़िया को देखा और उस गुड़िया ने बोला था, चौकीदार अंकल, आप यहाँ से चले जाइए वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आवाज़ तो अंकित की थी, लेकिन उस गुड़िया से रही थी। मैंने हैरानी में पूछा, ये कैसे? अंकित, क्या तुम बोल रहे हो? कहाँ से? कहाँ से? क्या इस गुड़िया के अंदर कोई माइक्रोफोन है?
कोई स्पीकर है? तब उस गुड़िया ने हिलकर दिखाया और उसने कहा, चौकीदार अंकल चले जाओ, इससे पहले कि वो जादूगर आ जाए। उसने हमें गुड़िया बनाया है और यहाँ से हम निकल तक नहीं सकते। धूप में जो निकलेगा वो पिघल जाएगा और रात को बाहर कितना खतरा है। बाहर कुत्ते भी हमें खा सकते हैं और इंसान बनना हमारे लिए असंभव काम है। मैंने उसे कहा, अंकित मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। उसने कहा, नहीं निकाल पाओगे अंकल, कोई यकीन नहीं करेगा। आप हमें बाहर निकाल भी ले, लेकिन ये जो जादू है यहीं पर काम करेगा। मैं इस घर से निकलने के बाद एक गुड़िया में बदल जाऊंगा। सुन तो सकूंगा, बोल नहीं सकूंगा। उस जादूगर का जादू ऐसा है, आप मदद नहीं कर सकते। आप चले जाइए। अगर आपको भी उसने गुड़िया में बदल दिया तो आप क्या करेंगे? वैसे भी वो सिर्फ बच्चों को पसंद करता है, बड़ों को वो कैद नहीं करता, मार डालता है। नीचे तहखाने में हड्डियां पड़ी हैं, कई इंसानी हड्डियां पड़ी हैं। मुझे अंकित ने वहां से जाने के लिए कहा था और मैं बात समझ चुका था। वो एक जादूगर है, बच्चों को गुड़िया बनाता है। पकड़ पकड़ पकड़, उधर जा रहा है अक्षय भाई। अरे एवड़ी रोनी कौन है? ईवा रोनी। अच्छा ईवा रोनी को। जब मैं वहां से निकला था, मैं वादा करके निकला था, मदद जरूर करूंगा, लेकिन कैसे? अगर मैं उस आदमी को कुछ बोलूंगा, हो सकता है वो सतर्क हो जाए। मैं पुलिस वाले को बताना चाहता था, अपने साथी को, लेकिन वो इस थ्योरी पर यकीन नहीं कर रहा और मुझे पागल कह रहा। पक्का था मैं किसी भी पुलिस वाले को यह थ्योरी बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा। इस घर में लेकर आऊंगा गुड़िया से बात करने के लिए, कोई मानेगा या नहीं? अगर उस आदमी को पता लगा, उसके बाद वो गुड़िया गायब कर देगा ताकि कभी वो पकड़ा ना जा सके। घर आकर मैंने अच्छी तरह से सोचा था, बच्चे कैसे उठाए जाते हैं, यानी वो बच्चों को गुड़िया बनाता है, लेकिन क्या कोई उसे देख नहीं पाता? अरे हाँ, कहीं ना कहीं बच्चे को खींच लेता होगा एक छोटी सी जगह में और वहां पर गुड़िया बना देता होगा। वो तो ठीक है, गुड़िया को जेब में डाला जा सकता है और जादू उसका ऐसा है कि गुड़िया पर कोई क्या ही शक करेगा। फिर बड़े आराम से चलकर वो पहुंच जाता होगा अपने घर तक, गुड़िया को यहाँ संभालता है, तभी तो पकड़ में नहीं आता। अब मैं पहले ये पता लगाता हूँ कि गुड़िया को दोबारा इंसान कैसे बनाना है। अगर मैं उसे नुकसान पहुँचाऊँगा, वो गुड़िया को नुकसान पहुँचाए से करूँ। ढूंढने लगा, मैं अपने साथियों से पूछने लगा, लेकिन सीधा सीधा हिंट किसी को नहीं दे सकता था। हो सकता है कोई उसे बता दे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ऐसा जादूगर जो बहुत ताकतवर है, बच्चों को गुड़िया बना सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। घर के अंदर मुझे मरवा देगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए किसी ऐसे की मदद चाहिए होगी जो मदद के लायक भी हो। मैंने ढूंढ निकाला किसी ऐसे को ही, ब्रह्मी दीदी, जो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कामाख्या मंदिर में रहती हैं, साधनाएं करती हैं। हो सकता है उनसे कोई मदद मिले। मेरे पास ये छोटी गुड़िया ज़रूर है, इसके ज़रिए वो किसी तरह का जादू करता है, तो उनसे पूछता हूँ। कामाख्या मंदिर की तरफ निकला था मैं। वहाँ पहुँचकर ब्रह्मी दीदी से मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ पर और भी कई साधु संत आए हुए थे, मेला लगा हुआ था। मैं उनसे आसानी से मिल ही नहीं सकता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके, ज़रूरी बात बताकर, एक संत का सहारा लेकर ब्रह्मी दीदी तक पहुंचा। मैंने बताया मैं उसी शहर से हूं जहां से आप हैं। वो खुश हुई कि मैं इतनी दूर मिलने के लिए आया हूं, लेकिन मैंने कहा मुझे मदद चाहिए। मदद थोड़ी मुश्किल है, काम मुश्किल है। ब्रह्मी दीदी ने बताया, ऐसा क्या है? घर में कोई मुसीबत है, कोई अड़चन आ चुकी है? मैंने कहा उससे भी ज़्यादा बुरा, एक ऐसा जादूगर है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है और पुलिस वाले तक उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चों को गुड़िया बना रहा है। मुझे उसके घर के बारे में पता है, लेकिन इस जादू के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा। ब्रह्मी दीदी हंसी थी। ऐसा कौन सा जादूगर आ गया जो बच्चों को गुड़िया बनाकर उठा कर ले जा रहा है? मैंने ब्रह्मी दीदी को वो गुड़िया दिखाई थी।
उन्होंने गुड़िया को पकड़ा। मुझे नहीं पता अपनी मुट्ठी में उन्होंने क्या किया था, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा उन्होंने। ये गुड़िया पर काला जादू किया गया है, वशीकरण। इससे किसी को भी वश में किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल नहीं। ये वशीकरण के जरिए उसके शरीर के अंग को साधा जाता है, चुनाव किया जाता है। ये गुड़िया किसी ने बनाई है किसी को काबू करने के लिए, उसके शरीर को काबू करने के लिए। पक्का जो तुम कह रहे हो उस बात में दम लगता है। बताओ, अब पूरी बात बताओ। मैंने ब्रह्मी दीदी को पूरी बात बताई कि ऐसे बच्चे गायब हुए हैं 30 से ज़्यादा, जबकि मैंने उस हवेली में 100 से ज़्यादा गुड़िया देखी थी। अंकित से मैंने बात की। ब्रह्मी दीदी ने कहा, फिर तो पुलिस वालों को तुम बताओगे, यकीन नहीं करेंगे। मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं वहां पर आ नहीं सकती, किसी को भेज नहीं सकती, तरीका ज़रूर बता सकती हूँ। उन्होंने बताया कि उस घर के आसपास रक्षा कवच बनाया गया होगा, ताकि किसी भी ताकत को कैद किया गया है तो वहां से उसे बाहर ना निकाला जा सके। जब मैं रक्षा कवच को तोड़ दूंगा तब मैं उन गुड़िया को बाहर तो निकाल पाऊंगा, लेकिन वो गुड़िया के रूप में ही रहेंगे। तब भूखे प्यासे वो मारे जाएंगे, क्योंकि उस शरीर में वो खा पी नहीं सकेंगे। तो मुझे उनको इंसानी शरीर में बनाकर घर से बाहर निकालना होगा, और उसके लिए मुझे स्मरण कक्ष तक पहुंचना होगा। स्मरण कक्ष एक जादूगर का ऐसा कमरा होता है जहां पर वो जादू विद्या का इस्तेमाल करता है। वहां पर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, और उसने जितनी भी गुड़िया बनाई होंगी उन सबको एक स्वरूप में ढालकर किसी न किसी चमकदार आईने में या किसी और चीज़ में रखा ज़रूर होगा। वो गुड़िया को उस आईने के सामने लेकर जाओगे तो प्रतिबिंब साफ नजर आएगा। तुम्हारे हाथ में गुड़िया होगी, लेकिन सामने तुम्हें वो बच्चा नजर आएगा अपने असली रूप में। उसके बाद उस आईने को तुम्हें तोड़ना होगा। आईने के टूटने के बाद उस आईने के जरिए बनाए गए जितने बच्चे हैं वो सब अपने रूप में आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने और किसी जादू विद्या का इस्तेमाल किया होगा उस कक्ष को भी सुरक्षित करने के लिए, तो मुसीबत बढ़ सकती है। ब्रह्मी दीदी ने तरीका तो बता दिया था, इसी के साथ रिस्क भी बताया था कि कोई जादूगर जो इतनी बड़ी ताकत को अपने अंदर समाये हुए है, इस ताकत के बारे में पूरी तरह से ब्रह्मी दीदी को भी नहीं पता था, जबकि पिछले 30 सालों से यहाँ पर वो साधना कर रही हैं और इसे वो अब तक पूरा नहीं कर पाई थी। तो वो होगा तो कोई बड़ा जादूगर। लेकिन अगर वहाँ पर बच्चों को आज़ाद करवाते करवाते मैंने कोई गलती कर दी, हो सकता है मेरी जान चली जाए और उससे भी बदतर जिंदा रहते हुए उसका कैदी बन जाऊं, एक गुड़िया के रूप में। मैंने दिन के वक्त का इस्तेमाल किया। सुबह सुबह जब वो घर से निकला था, मैं एक दीवार को फांदकर उस हवेली के अंदर चला गया। दरवाजे को खोला मैंने, देख सकता था कितनी सारी गुड़ियां हैं वहां पर। सब बच्चे हो सकते हैं या हो सकता है साधारण गुड़िया हो। अभी उसने इसके अंदर बच्चों को कैद करना हो, लेकिन मुझे उस कक्ष को ढूंढना है, स्मरण कक्ष। वहां पर उसकी ताकत कैद है। एक एक करके मैं अलग अलग कमरों को ढूंढता गया। सच में पूरे घर में आईना ही नहीं था। क्या वो बाथरूम में भी आईना नहीं लगाता? क्या वो अपना चेहरा देखना नहीं चाहता? मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरा दिन लगाने के बाद भी मैं आईना ढूंढ नहीं पाया। और जैसा कि अंकित ने बताया था, बड़े लोगों को मार डालता है, गुड़िया नहीं बनाता। हड्डियां अब भी तहखाने में हैं, तो मुझे तहखाने तक जाना होगा। रास्ता भले ही मुझे नहीं पता, ढूंढने की कोशिश की थी मैंने कि कोई कमरा होगा और, लेकिन अगर अंकित बताए, और अंकित से बात करने के लिए अंधेरा होने तक मुझे इंतज़ार करना होगा, और इसमें खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। मुझे छिपना होगा, वो आदमी आ जाएगा, मुझे तब भी छिपे रहना होगा। अंधेरा होने पर अंकित से बात करनी होगी, और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक इतने बड़े जादूगर के घर में छिपना, उसे बिना बताए उसके राज का पर्दाफाश करना और बच्चों को बचाना। मैंने सोचा हुआ था। मैं छिप गया एक अलमारी में, इंतज़ार करने लगा। दिन गुजर चुका था
अंधेरा होने से पहले वो वापस आ गया। गाड़ी की आवाज़ हुई थी और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अब तक किसी गुड़िया ने मुझसे बात नहीं की थी। फुसफुसाहट की आवाज़ें आती, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक भी गुड़िया हिल नहीं सकती थी। फिर क्या, जैसे ही वो जादूगर अंदर पहुंचा, सूंघने लगा। सूंघते सूंघते कहने लगा, किस गुड़िया ने ये किया है? बड़ी अजीब सी बदबू है। ऐसा लग रहा है किसी के पसीने की बदबू है। मेरी सांस रुकी पड़ी थी। वो सूंघ सकता था, मैं पसीने से लथपथ था। उसकी ये बातें मेरे लिए खौफनाक होती जा रही थी। वो जादूगर एक कमरे में गया। बहुत समय उसने वहां पर लगाया। वहां उसने अपने कपड़े बदले थे। मैं इंतजार करता जा रहा था। उसके बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी। Snapchat filters and lenses are a great way to add some extra excitement to your snaps. Tell a story or just connect with your friends. I have great fun creating funny content to show my family and friends. Using this crying filter lens, it's just hilarious, isn't it? Download Snapchat now to have fun with these cool lenses and filters. And don't forget to share with your family and friends. What's up, this is Badsha. Songs from my album Ek Tha Raja are out now on Spotify. You can download the app for free and listen to all the songs. चौकीदार अंकल, आप यहां क्या कर रहे हैं? चौकीदार अंकल, चले जाइए। मैंने उस अलमारी का दरवाजा खोला। यह अंकित था। छोटी सी गुड़िया, उसका चेहरा लग रहा था। इस बार मैंने ध्यान से देखा और उसने कहा, चौकीदार अंकल, आप दोबारा यहां क्यों आ गए? आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसे कहा, मुझे तरीका पता है। यहां खुफिया कमरा कहां है जहां पर ये साधना करता है या खास जादू करता है? ज्यादा समय कहां पर बिताता है? अंकित ने कहा, एक कमरा है इस हवेली के नीचे, लेकिन वहां हड्डियां नहीं है। वो अलग कमरा है, वहां पर ज्यादा समय वो बिताता है और उसके आसपास किसी को हानि नहीं देता। हम हिल सकती हैं, सभी गुड़िया, सभी लोग, लेकिन उस कमरे तक कोई नहीं जा सकता। वो सजा देता है, उबले हुए पानी में हमें डाल देता है। हम मोम की तरह पिघलने लगते हैं, दर्द बहुत होता है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती। सब जलने से डरते हैं। जब हमें गुड़िया बनाया गया, 2 दिनों तक मुझे भी ये सजा दी गई ताकि गलती कोई ना करे। गलती करने पर सजा कितनी भयानक हो सकती है, सब डरते हैं। मैंने उसे कहा, आईने कहाँ हैं? क्या वहां पर आईने हैं? उसने कहा, हाँ, वहां पर आईने हैं, आईने मौजूद हैं। बस फिर क्या? अंकित ने मुझे रास्ता बताया। चिमनी के ऊपर एक दरवाजा है, उसे धक्का देने पर खोला जा सकता है। उसके पीछे सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता, और नीचे है वो कमरा जहां पर आईने ही आईने हैं। वहां ज्यादा समय बिताता है वो, और हर बार एक गुड़िया लेकर निकलता है। फिर उस गुड़िया को लेकर कहां जाता है कोई नहीं जानता। बस फिर क्या, तरीका मुझे पता लग गया था, लेकिन इतना भी जानता था, पूरी रात यहां पर बिताऊंगा, गड़बड़ होने के चांस ज्यादा हैं। जैसे ही वो उस कमरे में था, मैंने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, कुछ फंसा दिया उसमें ताकि वो दरवाजा खोल ना पाए। अंकित वो गुड़िया के रूप में मुझे वो रास्ता दिखा रहा। चिमनी के ऊपर का वो दरवाजा खोलकर मैंने सीढ़ियों को देखा था। मैं आईनों को तोड़ देना चाहता था, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही, जैसे ही मैं उस कमरे तक पहुंचा, वो जादूगर पहले ही वहां खड़ा था। मुस्कुराता हुआ कहने लगा, यहां आने का एक ही रास्ता नहीं है। पहचान गया था, फुसफुसाहट की आवाजें सुन गई थी मुझे, और जो खतरा है वहीं पर पहुंचना है ना, यहीं पर खतरा है। तो मैं जानता था कोई गद्दार जरूर होगा। फिर क्या, अंकित चीखने लगा, अंकल बचाओ, ये मुझे उबाल देगा। फिर क्या, अंकित कहने लगा, अंकल बचाओ, ये मुझे उबाल देगा,
ये मुझे उबाल देगा। मैंने कहा डरो मत अंकित, तुम जो भी हो बच्चों को यहां पर किडनैप करके रखते हो। अब ज्यादा समय नहीं है, खुद हार मान लो या मैं तुम्हें सजा दूं। उसने कहा सजा कैसे दोगे, कोशिश कर लो। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, वो लोहे से भी ज्यादा भारी था। मैंने उसके शरीर पर कुछ गड़ाने की कोशिश की ताकि उसे जख्मी कर पाऊं। उसका शरीर पत्थर के समान था, भारी सख्त, उसे चोट पहुंचाई नहीं जा सकती थी। मैंने 2-3 मुक्के मारने की कोशिश की लेकिन उसे चोट नहीं लग रही। तब मैं सोच रहा करूं तो क्या करूं। उसने एक मुक्का मारा था, मेरी जबड़े की हड्डी टूट गई, एक तरफ गिर गया था। बेहोश नहीं हुआ था मैं, लेकिन जानता था ये जादूगर है, बहुत ज्यादा ताकतवर, लेकिन अंकित को तो बचाना है। मैंने कहा अंकित, बाहर का दरवाजा खुला है, जैसे ही तुम इंसानी रूप में आओ भाग जाना, और जितने भी बच्चे हैं सबको भागने के लिए कहना। वहां पड़ा कुछ भारी सामान उठा उठा कर मैंने आईनों पर मारना शुरू कर दिया। वो चीखने लगा था। एक एक करके मैंने हर एक आईने को तोड़ा, भले ही मेरी एक बाजू टूट चुकी थी। बच्चों के चीखने की, रोने की आवाजें और अंकित की आवाजें, भागो भागो। बस फिर क्या, कोई एक बच्चा पुलिस तक पहुंच जाए, किसी तक पहुंच जाए, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। और उसने मेरी गर्दन को पकड़कर कहा था, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा, लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जिंदा नहीं बचेगा, भले ही तूने बच्चों को बचा लिया। उसने मुझे 2 बार उठाकर पटका था। जबड़ा मेरा टूटा हुआ था, बाजू मेरी टूटी हुई थी, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, और मैं जानता था जिंदा तो मैं बचने वाला नहीं। ये उसका जादू है जिससे वो ताकतवर है। लेकिन फिर उसके चीखने की आवाज आई थी। उसका ध्यान पड़ा ही नहीं, अंकित सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया था मुझे बचाने के लिए। लेकिन एक कांच के बक्से से उसने एक गुड़िया को निकाला था। ये गुड़िया जब वो मरोड़ रहा, वो जादूगर चीखे मार रहा। अंकित ने कहा, अंकल, गुड़िया के रूप में तो ये जान पाए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, इंसानी शरीर में कर भी सकते हैं। इस गुड़िया में इसकी जान है, ये गुड़िया में इसने ताकत रखी हुई है, इसे चोट पहुंचाने पर इस जादूगर को चोट लगेगी। अंकित ने गुड़िया को मरोड़ना शुरू कर दिया। मैंने उसे धक्का दिया और फिर क्या, वो गुड़िया को मैंने फाड़ डाला। चीखें मारने लगा था वो, और चीखता चीखता मोम के रूप में आ गया। मोम की मूर्ति बन गया था अकड़कर, असली इंसान नहीं लग रहा। अंकित को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन हम वहां से बाहर निकले। बच्चे कई भाग चुके थे। कई बच्चों को मैंने समझाया, पुलिस को यही कहना इसने किडनैप किया, फिर कहना कोई नशीली चीज खिलाता था जिससे अजीब सपने आते थे, और तुम सब गुड़िया नहीं थे, इसने कैद किया था, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम गुड़िया थे। अगर बच्चे पुलिस वालों को कहते कि इसने गुड़िया बनाया था, कोई यकीन नहीं करता। लेकिन मेरी कहानी अगर बच्चे ऐसे बताते, पुलिस वाले समझते, सही से समझते। ऐसा ही हुआ। पुलिस खुश थी। बच्चे संख्या में 70 थे। दूर दूर के गांवों से किडनैप हुए बच्चे भी यहां पर मिले थे। इतनी भीड़, और मैंने उन बच्चों को बचाया। बच्चों ने ये बताया था। फिर उस जादूगर की तलाश शुरू हुई थी। मैंने पुलिस वालों को ये नहीं बताया कि मोम की वो मूर्ति ही वो जादूगर है, क्योंकि इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन उसे ढूंढने की कवायद आज भी जारी है। उस मूर्ति को मैंने जलाकर पिघलाया था ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो जाए। मोम बन गया। और ब्रह्मी दीदी जब हमारे शहर में थी, मैंने उन्हें बताया, और उन्होंने कहा यही थी उसकी ताकत। तुमने उसे खत्म कर दिया, अब दोबारा वो जिंदा तो नहीं हो सकता। और ऐसे आखिरकार मैंने अंकित को बचा ही लिया था। भले ही मैं शहर का हीरो बन गया, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था। अंकित मेरे बेटे की तरह था, बस मैं उसे बचाना चाहता था।
बाकी बच्चों को भी बचा पाया। ये तो भगवान की दी ताकत थी जो काम कर गई। आज भी मैं इसी तरह से काम कर रहा हूं। 1 महीना बीत चुका है। धीरे धीरे सब इसे भूलने लगे हैं, लेकिन अब डरते हैं। बच्चों को अकेले कोई नहीं छोड़ता। सभी बच्चों ने धीरे धीरे अपने घर में यह बात बताई, जिस पर माँ बाप यकीन कर ही नहीं पाए। आज भी सुबह सुबह 4 बजे थोड़ी सेहत बिगड़ी थी, तो मैं काम पर ज़्यादा टिक नहीं पाया, इसीलिए घर आ गया। घर पहुंचते ही खिड़की पर पड़ी वो लाल गुड़िया देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, और नीचे एक कागज पर लिखा हुआ था, अब मुझे कैसे रोक पाओगे। जानता था वो बच चुका है, जिंदा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो दोबारा कुछ कर सकता है। मुझे चेतावनी दी थी उसने, और मैं भी तैयार हूं। एक ऐसा जादूगर जो बच्चों को गुड़िया बना सकता है, वो मरकर भी क्या दोबारा जिंदा हो सकता है? अगर ऐसा हो चुका है तो आगे वो क्या करना चाहेगा? हाँ मम्मी। कहाँ है बेटा? कुछ नहीं, बस मार्केट आई थी। डायन भी साथ है? वैसे कल डायन का फोन आया। हेलो मम्मी। क्या? कौन? कट गया। जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए। वाह डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, लेकिन मैं अपने काम को पसंद नहीं करता, इसीलिए ये बताना नहीं चाहूंगा कि मैं क्या काम करता हूं। मुझे लगता था कि मैं कोई अच्छा काम करूंगा जब बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अच्छा काम मिल नहीं पाया। और मैं किसे अच्छा काम कहूंगा? ऐसा काम जिसमें रोमांच जागे, जो करने का हर दिन मन करे। आपको काम से घर आने की जल्दबाजी ना हो, बल्कि घर से काम पर जाने की जल्दी हो, उसे काम कहा जाता है पसंद का। और जो मैं काम करता हूं, कब ये काम खत्म होगा और मैं घर की तरफ जाऊंगा, कुछ अच्छा रोमांचक ढूंढने की कोशिश करूंगा। पहले पहले मुझे लगा करता था कि मुझ में कोई कमी है, और अब समझ में आया कि मुझ में कमी नहीं है, मेरे आसपास के लोगों में कमी है। जब नए दोस्त बनाए थे मैंने और उनके शौक जाने जो बिल्कुल मेरे जैसे थे। कहते हैं ना, आपके दोस्त भी अगर बिल्कुल आपके जैसे हों तो आप उसके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। मेरे दोस्त ऐसे ही काम कोई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी रोमांच हर वक्त उनके दिमाग पर चढ़ा रहता। जंगल में जाना, हाइकिंग करना, पहाड़ों पर चढ़ना, जंगल में ऐसी जगह को ढूंढना जहां पर पहले कोई गया ना हो, और बचपन की मेरी कहानियां मेरे दिमाग में फिर से घूमना शुरू हो गई। कर्नाटक के जंगलों में कहते हैं एक ऐसी खादान है जहां से सोना निकला करता था, लेकिन वो खादान श्रापित थी।
वहां जितने लोगों ने काम किया सभी के सभी पागल हो गए और उसके बाद उस खादान को बंद कर दिया गया। आज भी वो खादान जंगल में मौजूद है और कुछ ऐसे लोग जो साहस से भरे हुए हों वो उस खादान को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, जबकि बाकी क्या होता है उनके साथ किसी को कुछ पता नहीं होता। यकीनन सोना वो ढूंढ लेते होंगे। जहां पर एक बार सोना निकल चुका है वहां कण कण में कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद तो होती ही है। तो मैं अपने दो दोस्तों को जब ये बात बता रहा था, उनकी चमकती हुई आंखें ये बयां कर रही थी कि वो हामी भरेंगे, मेरे साथ जाने को तैयार होंगे। और बचपन से अपने बड़े भाई को जब मैंने ये कहा था तो डांट खाई थी, अपने पिता को जब ये कहा था डांट खाई थी, अपने आसपास के लोगों को जब ये कहा था वो मुझ पर हंसे थे, और काम पर भी ये बात जब मैंने उन्हें बताई थी सबने मेरा मजाक बनाया। लेकिन मेरे दोस्त मेरा साथ देने को तैयार थे। और पहली बार किसी ने मुझे महसूस करवाया था कि मैं बचपन से गलत नहीं रहा हूँ। मैं गलत नहीं हूँ बल्कि समाज गलत है। और फिर क्या, अपने काम से छुट्टियाँ लेकर मैं वो करना चाहता था जो हमेशा से मुझे रोमांचित किया करता था। हम 3 लोग थे और जंगल की गहराइयों में बढ़ना हमने शुरू कर दिया। जानते थे ये इतना बड़ा जंगल है, अगर चलकर इस जंगल को पार करने की कोशिश की जाए 72 घंटों से ज़्यादा समय लग सकता है। और बाकी इसमें पाए जाने वाले जानवर, नदियाँ, जिसे पार करने में और भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन हमें वो खादान इस जंगल के मध्य में मिलेगी और इसके लिए किसी नक्शे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बस आपको पहचान करनी होगी कितनी नदियाँ आ चुकी हैं, कितने तालाब आ चुके हैं, कैसे पेड़ आपको नजर आते हैं। झील को पार करके कई बार आपको कश्ती के सहारे उस जगह पर पहुंचना होगा। इतना मुश्किल रास्ता तय करना ही था, ये तो मेरे बचपन का सपना था। बाकी लोग इससे घबरा रहे होंगे, लेकिन मेरे 2 दोस्त, जैसा मैं वैसे वो। सुबह 6 बजे निकले थे हम। पहले तो साधारण जंगली रास्ता ही आया था जहां पर पगडंडी बनी हुई थी, यानी हाइकिंग करने के लिए लोग इस तरफ आते ही होंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो झील का पानी जंगल में फैला हुआ नजर आया, उसके पार जाने में कितनी कठिनाई हो रही थी मैं बता नहीं सकता। मेरे दोनों साथी रस्सियों का सहारा ले लेकर वो लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाए थे, और उसके बाद घनी झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़। ऐसा लग रहा था यहाँ पर ना कोई आता है ना जाता है, और इसके आगे हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना था। लगभग 12 घंटों का सफ़र तो हमने तय कर दिया, लेकिन अभी तक इस जंगल के मध्य तक हम नहीं पहुँचे थे। आगे का रास्ता और कठिन होने वाला था। नदी के बहाव के साथ हमें कश्ती बनाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर दलदली इलाका है, और अगर कहीं पर हम फंस गए तो मुसीबत पड़ सकती है। तो लकड़ी की कश्ती बनाने के बाद वो दलदली इलाके के ऊपर से हमारी कश्ती बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही थी। ये कोई खास कश्ती का आकार नहीं था। बांस के पेड़ों की लकड़ी को काटकर उसे रस्सियों के साथ बांधा गया था और पानी के ऊपर डाला गया था। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन गहरा था, और इसके बीच पेड़ों की जड़ें आपको फंसा सकती हैं। लेकिन ऐसे बांस की बनी हुई कश्ती उसके ऊपर से आराम से निकलती जा रही और हम आगे बढ़ते जा रहे। नदी पार करने के बाद फिर से दलदली इलाका आ गया, लेकिन इस दलदली इलाके में पेड़ ज़्यादा थे। कश्ती का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता था। वक्त रात का हो गया था और इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह हमें मिल नहीं सकती थी। भले ही रास्ते में अब तक हमें कोई जानवर नहीं मिला था, लेकिन रात की वक्त अगर ऐसी जगह कोई मगरमच्छ मिल गया तो मुसीबत पड़ सकती है। इसीलिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। नीचे कटीले पेड़, झाड़ियां इस तरह से लगा दिए हमने ताकि कोई जानवर इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश रात के वक्त ना करे। ऐसे पहला दिन निकला और अगली सुबह फिर से हम इस जंगल में मध्य का रास्ता ढूंढ रहे थे। कई पहाड़ी इलाके आए, कई दलदली इलाके आए, घने पेड़ आए और बिल्कुल सपाट मैदान जब शुरू हो गया,
हम समझ चुके थे आसपास वो खदान होनी चाहिए, क्योंकि हमें कई छोटे मोटे ढांचे मिल रहे थे। खंडहर, पुराने घरों के खंडहर, लकड़ी से बनाए गए ये पुराने घर अब तक बिल्कुल टूटे फूटे से हो चुके थे, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि यहाँ कभी लोग रहा करते थे जो खदान में काम करते होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सही सलामत नहीं बचा था। खदान में जो सोना है कहते हैं वो श्रापित है और किसी को भी पागल कर सकता है, लेकिन ये कहानियों का हिस्सा है। सच्चाई और कहानियों में अंतर होता है और वो अंतर को जानने के लिए यहाँ तक हम पहुँचे थे। फिर क्या, बीच से रास्ता ढूंढने लगे, जो इस बार काफ़ी आसान होने वाला था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है गांव से उस खदान तक जाने के लिए पक्का रास्ता बना हुआ था। ईंटों पत्थरों से बनाया गया वो पक्का रास्ता, और जैसे ही यहाँ पर हमें पक्के पत्थर की वो सड़क मिल गई जिसके ऊपर घास लगा हुआ था और पेड़ों की जड़ें उसके ऊपर तक चढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी पहचान की जा सकती थी। बस उस सड़क के सहारे आगे बढ़ते गए और वो खंडहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमें वो खदान मिल गई। लेकिन वक्त रात का हो गया था और समझदारी इसमें नहीं थी कि हम रात के वक्त खदान के अंदर जाएं। हो सकता है हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाए, इसीलिए जो सामान इतनी दूर से खदेड़ कर हम यहाँ तक लेकर आए हैं, इसे किसी ऐसी जगह संभाल कर रखना होगा और फिर इसका इस्तेमाल भी करना होगा। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? वो गांव। ढांचे बने हुए हैं तो बचाव हो जाएगा। इस तरह से किसी न किसी घर के अंदर हम रहेंगे, रात गुजारेंगे कि अगले दिन आसानी से खदान के अंदर देख पाएं कुछ मिलता है या नहीं। मशीन से ये बड़ी आसानी से पक्का किया जा सकता है कि 100 फुट के नीचे तक यहाँ सोना मौजूद है या नहीं। पहले के ज़माने में ऐसी मशीनें नहीं हुआ करती थी। हमारे पास वो मशीन थी जो मैंने खरीदी थी। भले ही महंगी थी, लेकिन अगर सोना मिल गया, इससे ज़्यादा कीमत हम वसूल सकते हैं एक मुर्दा खदान से। रात गुजारने के लिए हमने एक ऐसे घर का चुनाव किया जो सुरक्षित लग रहा था। पत्थरों से बनाया गया वो घर जिसका दरवाज़ा सही सलामत था। हमने उसके अंदर सामान रखा, लाइट्स जला डाली थी, आगे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके आगे भी पत्थर रख दिया, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद नहीं हो रहा था और हम नहीं चाहते थे कि कोई जानवर अंदर घुस आए। वक्त 11 बजे का होगा। हमें नींद नहीं आई थी क्योंकि उत्सुकता थी कि कल क्या देखने को मिल जाए, लेकिन रात को वो खंडहरों के आसपास चलने की आवाज ने हमें डरा कर रख दिया था। पहले पहले ऐसा लगा जैसे कोई इंसान चल रहा हो। 2 पैरों की आवाज थी, लेकिन उसके बाद ये पैरों की आवाज थोड़ी सी बदली। हम एक बार बाहर झांकना चाहते थे, लेकिन बाहर ज्यादा रोशनी नहीं थी। घुप अंधेरा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना नजर नहीं आएगा कि बाहर क्या है। हो सकता है बड़ा भालू हो, इसीलिए देखने में समझदारी नहीं है। कई बार ऐसे जानवर इंतजार करते हैं कहां से आवाज हो और उस तरफ वो झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं। भले ही पत्थर का घर है, सुरक्षित है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां गीले हैं, लकड़ी गल चुकी है। अगर तेंदुआ भालू हुआ, लकड़ी को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है, और जब ये आदमखोर जानवर भूखे होते हैं तो सोचते नहीं कि वो मरेंगे या सामने शिकार को कुछ होगा। लेकिन जब वो जानवर हमारे घर के बेहद करीब था, हमने बिल्कुल आवाज नहीं की। मेरे एक साथी ने मेरे कान में कहा, बाहर सिर्फ पैरों की आवाज आ रही है। मैंने कहा, है, कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, भाई जंगल में है हम, टिड्डों की, कीड़ों की, मेंढकों की आवाज कितनी ज्यादा आ रही थी। जब से ये आवाज आना शुरू हुई है, बाकी सारी आवाजें बंद हो चुकी हैं। ध्यान तो दो, पैरों की आवाज कैसे सुनाई दे रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी तरह से शांति। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बाकी टिड्डे कीड़े शांत हो गए? क्या चीज है ये? मेरे दोस्त की ये बात एक बार के लिए जब दिमाग में गई
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कुछ पहले महसूस नहीं किया था। कौन सा जानवर होगा? देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि थके भी हुए थे और हम नहीं चाहते थे कोई मुसीबत हमारे गले पड़े। वो चलने की आवाज़ें, वो खुरचने की आवाज़ें, घसीटने की आवाज़ें, पूरी रात ऐसी आवाज़ें होती रहीं। लेकिन 11-12 बजे हमें नींद आ गई। हमें लगा जो भी जानवर होगा वो बाहर ही होगा। सुबह सुबह हम अब उस खादान के अंदर जाना चाहते थे। खुश, उत्सुक, नींद पूरी हो चुकी थी, शरीर की थकान कम हो चुकी थी और हमने अपना वो भारी सामान उठाया और बढ़ने लगे अब खादान की ओर। जैसे जैसे हम खादान के करीब जाते जा रहे थे, हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा पाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। वो बेहद नजदीक है, बस छूना बाकी है। खादान के पास पहुंचकर वो ढलान जो हमें अंदर की तरफ ले जा रही, उसके साथ साथ बढ़ते गए। कई बार हमें ऐसा लगता ये खादान हमें अंदर की तरफ खींच रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन हम मीटर अपने साथ लेकर आए थे। किस जगह ऑक्सीजन की कमी है हम पहले से भांप लेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छी बात थी, उस पुरानी खादान में भी वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी। वहां ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं। हम वो गहरे हिस्से में थे, मशीन से बार बार चेक करते जा रहे। शुरुआती हिस्से में सोने के कोई कण तक नहीं मिले, क्योंकि साधारण खादान नहीं थी, यहां से सोना निकाला जा चुका था। लेकिन अंदर के हिस्से में 50 फुट की गहराई पर सोने के भंडार के लक्षण मिल गए हमें। कम से कम 2 से 2.5 किलो सोना नीचे दबा हुआ था। हम तीनों इतने खुश थे, इतने खुश थे। हमें लगा बस यही पाने के लिए यहां पर आए हैं, और वो हमने पा लिया है। हमने खादान के उन हिस्सों को खंगालना शुरू कर दिया जो सबसे नीचे वाले हिस्से में थे। वहां पर तो छोटे छोटे कमरे से बनाए गए थे और इंसानी कपड़े भी वहां पर पड़े हुए। उन कपड़ों को देखने के बाद हमें दीवारों पर कुछ ऐसा नजर आया जो शायद यहां पर काम करने वालों ने बनाया होगा। जैसे अपनी पत्नियों के नाम लिखे गए थे और उसी के साथ कुछ और भी लिखा गया था। वो इस बार मुझे मारने आएगा। वहां नाम लिखे हुए थे और उन पर क्रॉस लगाया गया था। ये वो लोग थे जो यहां पर काम करते होंगे। लेकिन इस तरह से क्रॉस क्यों लगाया गया? माना कि वो सब मारे गए, लेकिन क्या यहां काम करते वक्त सबको पता था उनके साथ ये सब होगा? वो तो सब पागल हो गए थे ना, यही बताया गया, या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया गया? दीवारों पर अच्छे से देखने के बाद हमने वहां पर उकेर कर बनाई गई आकृतियां देखी। एक जैसी आकृतियां ढेर सारी थी। एक ऐसा जानवर बनाया गया था जो दिखने में किसी भी जाने पहचाने जानवर जैसा नहीं लग रहा। बड़ा अजीब, कद काठ में ज्यादा बड़ा, इंसान जैसा दिखने वाला, और उसका चेहरा कुछ भयानक जानवर की तरह, लेकिन शरीर पूरी तरह से इंसानी। ऐसी आकृति कई जगह हमें मिली और नीचे एक ही शब्द बार बार दोहराया गया था, वेंडिगो। वेंडिगो हर जगह लिखा हुआ। और जब हमने ये पढ़ा, हम तीनों एक दूसरे की तरफ झांकने लगे थे। कहानियां वेंडिगो की हमने भी सुनी थी। देश और दुनिया में एक ऐसे जानवर की कहानियां सुनाई जाती हैं जो जानवर की तरह ताकतवर है और इंसान की तरह समझदार। वो जंगलों में रहते हैं और अपनी पहचान जाहिर नहीं होने देते। वो जमीन के नीचे गुफाएं बनाकर, टनल्स बनाकर जिंदा रह सकते हैं और सालों साल उनके बारे में पता नहीं लगता। लेकिन जब वो शिकार करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह जाल बिछाकर शिकार करते हैं और समझदार इतने कि किसी जानवर को आप फंसा सकते हैं। एक वेंडिगो को फंसाना आसान नहीं होता, लेकिन ये सब तो कहानियों का हिस्सा है ना, असलियत में ऐसा नहीं होता। घबराती हुई आवाज में मैंने अपने साथियों को यह कहा था, लेकिन मन में अजीब से भाव पैदा हो रहे थे कि अगर ऐसा सच हुआ तो। सबसे आखिरी कमरे में भी कुछ ऐसा ही था, जिसके नीचे रस्सी से लटक कर हमें जाना पड़ता और यकीनन वहां नीचे हमें सोना तो मिलता।
भले ही पत्थरों के रूप में, लेकिन उसमें से खंगाल कर हम अच्छा खासा सोना निकाल सकते थे। वो आखिरी कमरे में भी वैसे ही चिन्ह बनाए गए थे। बड़े बड़े अक्षरों में ये शब्द लिखे गए थे, वो आएगा रात के अंधेरे में। इसे पढ़कर हम डर भी रहे थे और सोने की लालच हमारी आंखों में भी थी। इसीलिए लगभग 8 से 10 घंटे हमने वहां पर लगाए। हम रस्सी के सहारे नीचे पहुंचे। नीचे सांस लेने में परेशानी होती, लेकिन पत्थर के वो टुकड़े जिसमें बड़ी आसानी से सोना हमें मिल सकता था, उसे हम निकालते गए। भले ही मात्रा कम होती, लेकिन उसके बाद के हिस्से में हमें ज़्यादा सोना मिल सकता था। ऐसे पूरा दिन गुजार दिया। जब रात का वक्त हुआ, हम तीनों थे जो बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन फिर भी लालच आंखों में चमके जा रही। हमने लगभग 500 से 600 ग्राम सोना निकाल लिया था, खंगाला था, छाना था। और ऐसा काम करने के बाद खुशी किसे नहीं होती? कौन ज़्यादा काम नहीं करना चाहता? लेकिन जब उस रस्सी से लटक कर हम ऊपर चढ़ रहे थे, तब एक आवाज़ जो इस खादान में ऐसे गूंजी थी कि कोई जीव अंदर आया है। शेर की तरह दहाड़ थी वो, भालू के जैसी गर्जन थी, लेकिन आवाज़ एक ही थी। दीवारें कांपी थी उस आवाज़ से। फिर हम डर गए, लेकिन रस्सी से चढ़कर जब हम ऊपर पहुंचे, वो जो सामने रास्ता था आगे जाने वाला, वहां पर रखा हुआ हमारा सामान, जिसमें हम सोने से सने हुए वो पत्थर के टुकड़ों को डाल रहे थे, उसे फाड़ा गया था। पत्थर बिखेरे गए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने गुस्से में आकर उस चीज को फाड़ डाला हो। लेकिन हम इस खादान के इतने निचले हिस्से में थे, कोई जानवर इतनी दूर तक क्यों आएगा? सोच में पड़े हुए, डरे हुए, आखिर हुआ क्या है? सामान बिखरा पड़ा। उसमें से काम के सामान को समेटकर हम यहां से पहले तो बाहर निकलना चाहते थे। वक्त रात का है और रात के अंधेरे में ऐसे जानवर जो छिपने के लिए गुफाओं के अंदर घुस जाते हैं, अगर कोई मिले तो नुकसान भी पहुंचाते हैं। जो सामान हाथ लगा उसे समेटकर हम इस खादान से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन 2 बार वो भारी आवाज़, वो गर्जन हमें सुनाई दी। और जब हम टॉर्च को लेकर एक घुमाव वाली जगह पर थे, जहां से 3 रास्ते जाते थे, पीछे से हम आ रहे, एक आगे जाने वाला, एक दाईं तरफ जाने वाला, सुरंग के और अंदरूनी हिस्सों में जहां पर शुरुआती खुदाई हुई होगी। हमें उस जगह पर काले रंग का एक जीव नजर आया। शुरू में देखने में ऐसा लगा जैसे ये कोई काले रंग का तेंदुआ हो। 4 पैरों पर था, लेकिन हमारी आंखों के सामने 2 पैरों पर आ गया और उसका जो मुंह था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमारा मुंह आगे से ही खुलता है, हमारे जबड़े खुलते हैं तो ठुड्डी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन उसका मुंह 4 हिस्सों में खुला था। 4 हिस्सों में। ऐसा जानवर जिंदगी में मैंने तो कभी नहीं देखा और ना कोई कहानी सुनी। वो सामने, और जब उसने मुंह खोला उसमें से वो गर्जन की आवाज़ आई। हम पीछे की तरफ दोबारा भागे थे और वो हमारे पीछे। भाग दौड़ में ये समझ ही नहीं आया 3 से 2 हम कब हो गए। मैं अपने एक साथी के साथ था, जबकि पहले हमारे साथ 2 थे। भागे ऐसे पागलों की तरह उससे डर कर कि हम खादान के आखिरी वाले हिस्से में जब छिपे, मैंने अपने साथी को कहा, मोही कहाँ है? उसने कहा, मोही पीछे ही था ना, मोही हमारे साथ ही था, एक ही तरफ भागने का तो रास्ता है, छिपने की कोई जगह भी नहीं है, और वो चीखा भी तो नहीं। एक दूसरे की आंखों की तरफ हम देख रहे थे। आगे से कोई चलकर आ रहा था। एक टॉर्च पीछे गिर चुकी थी, शायद मोही की ही होगी, तो उसकी रोशनी इस तरफ पड़ रही और कोई जैसे चलकर आ रहा हो। उम्मीद थी ये हमारा दोस्त निकले, लेकिन कोई बिल्कुल हमारे वाले उस खादान के कमरे के पास पहुंचकर कटा हुआ हाथ अंदर फेंक कर चीखा। ये गर्जन की आवाज उसी जीव की थी। उसे पता था हम अंदर हैं। कटी हुई बाजू हमारे साथी के अंदर फेंक कर पीछे की तरफ चला गया
अंदर आता तो हमें पकड़ पाता। ऐसा महसूस हुआ जैसे शिकारी शिकार के साथ खेल रहा हो। कटा हुआ हाथ था वो हमारे दोस्त का, जिसकी तरफ देखकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे, और हमें अंजाम खुद का पता था। हम कोई हथियार तो लेकर आए ही नहीं, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये हमने सोचा तक नहीं था कि यहां पर कोई ऐसा जीव भी मिल सकता है। 1 घंटे तक उस कटे हुए हाथ के सामने हम बैठे रहे। गर्जन की आवाज दोबारा नहीं आई, और थोड़ी थोड़ी छिपे हुए टिड्डों की आवाज, कीड़ों की आवाज शुरू हो गई। तो हमने ध्यान दिया कि जब वो आसपास था ये आवाजें बिल्कुल नहीं आ रही थी। शायद अब वो आसपास मौजूद नहीं है। 1 घंटे बाद हमें मौका लगा तो हम बाहर की तरफ निकलने लगे। हम बीच बीच में टॉर्च को जलाते, फिर अंधेरा हो जाता तो निकलते, आवाज की तरफ ध्यान देते कोई चल रहा है या नहीं। खदान से बाहर निकलने में 3 घंटे का समय लगा, और वो 3 घंटे ऐसे थे जैसे हम शेर के मुंह में बैठे हुए हैं। मौत सामने है, बस कुछ समय के लिए बचकर निकलना है। उस खादान से बाहर निकलते ही आसमान की तरफ देखा। आसमान में हल्के हल्के बादल थे, रोशनी थोड़ी कम थी। उसके बाद जब नीचे की तरफ देखा, टॉर्च जलाई, सामने वाले पेड़ के पास वो जीव खड़ा था। इस बार उसे पूरी तरह से साफ देखा। उसकी चमड़ी काले सांप की तरह थी, जैसे ब्लैक मांबा, चमकदार चमड़ी। उसका मुंह 4 हिस्सों में खुलने वाला, और उसका बड़ा सा सर। उसके पैर ऐसे थे जैसे कोई पानी में रहने वाला जीव हो। चौड़े चौड़े पैर थे। 2 पैरों पर खड़ा हमारी तरफ देखकर उसने मुंह खोला, और वो गर्जन की आवाज। बस फिर क्या था, हमने जंगल में भागना शुरू कर दिया। वो हमारे पीछे पीछे था, लेकिन मैंने अपने साथी के हाथ को पकड़ रखा था। मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, और मैं दूसरे दोस्त के साथ वैसा होने देना नहीं चाहता था। मैं उन खंडहरों की तरफ भाग रहा था। उस रात भी वो आवाजें आई थी। शायद यही जीव होगा जो बाहर घूम रहा होगा, और बचने के लिए उस घर के अंदर जाना ही सुरक्षित तरीका है, और कोई तरीका तो नजर नहीं आता। हम आखिरकार उन खंडहरों तक पहुंच चुके थे। वो हमारे पीछे पीछे ही था, लेकिन उसने हम पर वार नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो खंडहर वाला घर आगे हमें नजर आया, उसने एक तरफ से मुझे धक्का दिया। वो मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने उस पर वार करने की कोशिश की, और मैंने उसकी ताकत को देखा। उसने मेरे दोस्त को पकड़ा और छलांग लगाकर 12 फुट के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी उंगलियों को मेरे दोस्त की छाती में ऐसे गड़ाया, उसके बाद अपने हाथों को खोल डाला। मैंने अपने दोस्त की छाती को फटते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो खून के छींटे मेरे चेहरे पर गिरे थे, और मैं सन्न हो गया। हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि वो ऐसे मेरे दोस्त को नहीं मार रहा था कि गुस्से में आकर उसे फाड़ डाला हो, बल्कि जैसे मुझे दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई, और मैं सन्न-सा हो गया। हाथ पांव मेरे फूल चुके थे। मैं हिलना नहीं चाहता था। दर्द की मौत मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन उसने छलांग लगाई, और वो सबसे पीछे वाले पेड़ पर चढ़कर वहां रुका। दूर से मुझे देखता रहा, बैठ गया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं भागूंगा। लगभग 5 मिनट तक मैं नीचे बैठा ही रहा था। अचानक तब पीछे से मुझे किसी ने खींचा। जब मेरी नजर पीछे पड़ी, किसी ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, मुंह भी ढका हुआ, और शरीर पर मिट्टी भी काफी ज्यादा लगी हुई। उसके शब्द मेरे कान में गूंजे थे, जल्दी निकलो, वो तुम्हें एक मौका दे रहा है, भागो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि वो आएगा, काटेगा और मार डालेगा, लेकिन वो पेड़ से नीचे नहीं उतरा, और वो आदमी मुझे खींचकर एक घर के अंदर ले गया,
और उसके बाद एक दरवाज़ा खोला उसने तहखाने में जाने के लिए। नीचे पहुंचते ही उसने तहखाने में दरवाजे पर ताला लगा दिया और नीचे सुरंग के रास्ते दूसरे घर के अंदर घुसा और फिर वहां से ऊपर निकलकर एक तीसरे घर में उसके तहखाने में पहुंचकर उसने कहा, वो पीछे तो नहीं आया ना? उसे पता तो नहीं लगा ना? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वो क्या है? उसने अपने चेहरे से कपड़ा उतारा और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बच गया हूं, लेकिन कब तक बचूंगा मुझे नहीं पता। उसने मेरे साथियों को भी मार डाला था। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या किया होगा। वो इंसानों से ज्यादा चालाक होते हैं। मैंने कहा, वो वेंडिगो? उसने कहा, हाँ, वेंडिगो जंगल में रहते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाती। जब मरते हैं उनकी लाश का क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन रहते जंगल में ही है। और जब किसी का शिकार करते हैं तो उसे बचने का मौका नहीं मिलता, और जिसे वो छोड़ते हैं उसे लगता है कि वो कैसे बच गया। जैसे तुम, वो चालाक है। तुम्हें उसने छोड़ा है तो तुम्हारे साथियों को मारा होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत का अंदाजा दिलाया है उसने। मैं सन्न और कुछ घंटे बोलने में लगे मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई सवाल आ ही नहीं रहा था। मुझे लगा था बस मैं मर ही गया हूं। लेकिन जब अगली सुबह हुई, उस आदमी ने मुझे तहखाने से बाहर आने के लिए कहा। फिर मुझे आसपास का इलाका दिखाया। देखो ये गांव कभी ये बसा हुआ था। यहाँ खादान में काम करने वाले लोग रहा करते थे। फिर शायद ये शैतान आ गया होगा और इसने सबको मौत के घाट उतार डाला। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मोहशीर, मैं एक शिकारी हूं। मैं जंगल में शिकार किया करता था, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं यहां तक पहुंच गया, वो कहानी बेहद खौफनाक है। मैं उसकी कहानी भी जानना चाहता था, क्योंकि पूरी रात मैंने उसे बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ, और अब उसने बताना शुरू किया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मोहशीर एक शिकारी जो जंगल में शिकार के लिए कभी कभी आया करता था, लेकिन उसने कहा कि मैं यहां पर एक ऐसे जानवर का शिकार करने के लिए आया था। कहते हैं वो खादान के आसपास पाया जाता है, वो पुराने गांव में। तो इस गांव की तरफ अपने 5 साथियों के साथ आया था ढूंढने के लिए, और यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। 2 दिन लग गए हमें यहां तक पहुंचते पहुंचते। रास्ते में हमने 4 हिरण मार गिराए थे। कई और जानवरों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसे रास्ते में हम लटका कर आए थे कि ये जानवर को भी हम मार डालेंगे। हो सकता है यहाँ पर किसी तरह कोई तेंदुआ हो, लोग तेंदुए से डरते हों, या कोई बीमारी वाला जानवर जो लोगों को मार देता है। और यहाँ पर जो खादान में काम करने वाले लोग थे वो डर के कारण पागल हो गए होंगे। कहानियां हमने सुनी थी, क्योंकि यहाँ काम करने वाले एक आदमी को मैं जानता हूँ, हमारा रिश्तेदार था, और यहाँ वो मारा गया था उससे पहले उसने चिट्ठी भेजी थी। हमने जब इस खंडहर को ढूंढ लिया था, उसके बाद हमें लगा यहाँ पर वो शिकारी जानवर हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो हमने जाल बिछाया। जाल ऐसे बिछाया कि कई जगह पर हमने कटीली तारे बिछा दी, ताकि उसके निकल कर आने के जितने भी चांस हों वो कम हो जाएं और ख़ास जगह वो सीमित हो जाए। और हमने यहाँ जंगली शूकर मारकर टांग दिया था, ताकि वो आदमखोर उस जंगली शूकर को हमारी आंखों के सामने खाने के लिए आए और हम गोलियों से उसे भून डालें। लेकिन जंगली शूकर टंगा का टंगा रह गया। हम में से एक आदमी गायब हो गया पहली रात। किसी को पता नहीं चला आखिर क्या हुआ। ना किसी के चीखने की आवाज़ आई, और हम इकट्ठे नहीं थे। अलग अलग खंडहर, टूटे फूटे घरों के ऊपर चढ़े हुए, ऐसे कपड़े पहने हुए ताकि हम पहचान में ना आए। और हमारा एक साथी गायब था। उसे ढूंढने की कवायद हमने आधी रात को शुरू की थी, जिसके बाद 2 लाशें यहाँ टंगी हुई मिली। एक तरफ जंगली शूकर और 2 हमारे साथी, और हमारे 2 साथियों के शरीर की चमड़ी को उधेड़ा गया था।
उतारा गया था, लेकिन अभी भी उनके शरीर हल्के हल्के हिल रहे थे। सर काट दिए गए थे। इतनी तेजी से सर कटे थे कि शरीर अपने आप हिल रहे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर क्या, मैं उसी रात समझ गया ये जानवर कोई साधारण जानवर नहीं है, क्योंकि जो 2 लाशों के पैरों में रस्सी बांधकर गांठ बांधी गई थी वो कोई जानवर नहीं कर सकता। उसने मेरे साथियों को मारा और मैंने बचने का बस एक तरीका ढूंढा। रात को छिपो, बचो, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि आप कहां पर हैं। बस इस चीज की वो इज्जत करता है, और अगर आप ऐसी जगह छिपते हैं, बचते हैं, तो वो आपको देखता है लेकिन मारता नहीं। मैं हर रात बचता रहता हूं। दिन के वक्त वो कहां जाता है पता नहीं। मैं उस आदमी के साथ कह रहा, तो इसका मतलब वो हम दोनों में से एक को फिर से मारने की कोशिश करेगा। उसने कहा, हो सकता है। मैं इतने समय से बचा हुआ हूं। बस कह सकते हैं कि वो अगर मारना चाहे तो मुझे मार सकता है, इतना चालाक है। लेकिन फिर भी उसे खेलना पसंद है। अगर हम इस जंगल से किसी तरीके से बच पाए